नमस्कार और स्वागत। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल रात ही आए हैं। और नतीजे सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप की तरह है। बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण और आंकड़े हैं वो इसी भूकंप के पीछे की कहानी बताते हैं। तो आज हम इन्हीं की परतें उधेड़ने वाले हैं। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, वो तो सब जानते हैं। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 243 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत आखिर हासिल कैसे की। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। बिहार की जनता ने एनडीए को इतना जबरदस्त जनादेश क्यों दिया? क्या ये सिर्फ विकास और स्थिरता के लिए वोट था, या फिर विपक्ष इतना बिखर गया कि उसने ये जीत एनडीए को थाली में सजा कर दे दी? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत इस जीत के आकार से ही करते हैं। आंकड़े तो यही चीख चीख कर कह रहे हैं, 243 में से 202 या 203 सीटें। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है वोटिंग प्रतिशत। लगभग 67% मतदान, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मतलब लोग सिर्फ नाराज या खुश नहीं थे, वो इस चुनाव में पूरी तरह शामिल थे। लेकिन लहर एक बहुत बड़ा शब्द है। क्या ये सच में एक लहर थी, या फिर विपक्ष इतना कमजोर था कि एनडीए की एक सामान्य जीत भी लहर जैसी दिखने लगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों में है। अच्छा। इसे लहर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पहली बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। बिल्कुल, लेकिन इस लहर के नीचे जो असली कहानी है वो है बेहद चतुराई से की गई सोशल इंजीनियरिंग की। अच्छा, तो ये पारंपरिक जातीय समीकरणों से आगे की बात है, क्योंकि दशकों से बिहार की राजनीति MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाँ, जो आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो इस बार क्या अलग हुआ? और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला और दिलचस्प पहलू है। ऐसा लगता है कि एनडीए ने MY समीकरण को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि उसके जवाब में एक नया और मैं कहूंगा कि कहीं ज्यादा ताकतवर ME समीकरण ही गढ़ दिया। ME समीकरण, ये क्या है? M यानी महिलाएं और E यानी EBC अति पिछड़ा वर्ग। महिलाएं और अति पिछड़ा वर्ग। हाँ, ये एक ऐसा दांव था जिसने विपक्ष की पूरी रणनीति को ही एक तरह से बेईमानी कर दिया। एनडीए ने समझ लिया कि सिर्फ जाति के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता, आपको नए वोटिंग ब्लॉक बनाने होंगे। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा गया? ये ME समीकरण आखिर काम कैसे किया? देखिए, ये एक बहुस्तरीय गठजोड़ था। एक तरफ बीजेपी का अपना पारंपरिक उच्च जाति का वोट बैंक। हाँ, वो तो मजबूती से खड़ा रहा। हाँ, बिल्कुल। उसके साथ जेडीयू के जरिए कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग EBC के वोट पूरी तरह से जुड़ गए। और फिर जो बची खुची कसर थी वो सहयोगी दलों ने पूरी कर दी होगी। सही पकड़ा आपने। AM ने दलित वोटों में सेंध लगाई तो LJP-R और RLM ने दूसरे पिछड़े वोटों को एनडीए की झोली में डाल दिया। तो ये एक ऐसा इंद्रधनुषी गठबंधन बन गया जिसके सामने विपक्ष का MY समीकरण बहुत छोटा पड़ गया। बिल्कुल। आपने इस इंद्रधनुषी गठबंधन की बात की, लेकिन क्या इसमें कोई एक समूह था जो साइलेंट वोटर या एक्स फैक्टर साबित हुआ? हाँ, और वो थी महिलाएं, बिहार की महिलाएं। अच्छा। और ये कोई संयोग नहीं है। नीतीश कुमार को अक्सर महिला सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने वाला नेता कहा जाता है और इस चुनाव में इसका असर साफ दिखा। जैसे कि उनकी लखपति दीदी योजना। हाँ, लखपति दीदी योजना, महिला रोजगार के वादे और सबसे बढ़कर सुरक्षा का संदेश, इन सबने महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में एनडीए की ओर खींचा। तो महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व थी। अभूतपूर्व। और ऐसा लगता है कि उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर एनडीए के पक्ष में एकमुश्त वोट किया। तो एक तरफ ये सधा हुआ सामाजिक समीकरण था, दूसरी तरफ प्रचार का एजेंडा क्या था? वो कौन सी बातें थीं जो जनता के बीच सबसे ज्यादा चलीं? यहाँ दो मुख्य नैरेटिव थे जिन्हें बहुत कुशलता से बार बार दोहराया गया। पहला क्या था? पहला एक सकारात्मक वादा, डबल इंजन सरकार का मॉडल। जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। हाँ, और राज्य में स्थिरता आएगी। ये एक बहुत शक्तिशाली और सरल संदेश था जो लोगों को आसानी से समझ आया। और दूसरा नैरेटिव? जाहिर है वो इतना सकारात्मक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। दूसरा नैरेटिव डर पर आधारित था। जंगल राज। जी,
आरजेडी के पुराने शासनकाल, जिसे जंगल राज कहा जाता है, उसके डर को फिर से जिंदा किया गया। एनडीए ने बहुत प्रभावी ढंग से लोगों को उस दौर की याद दिलाई, जब कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या थी। हाँ, इससे जनता में सुरक्षा को लेकर एक चिंता पैदा हुई और उन्होंने स्थिरता को चुना। तो ये विकास का वादा और सुरक्षा की गारंटी, इस दोहरे संदेश ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। तो ये तो हुई एनडीए की रणनीति, जो जाहिर तौर पर बहुत कामयाब रही। लेकिन इतनी बड़ी जीत सिर्फ अपनी ताकत से नहीं मिलती, सामने वाले की कमजोरियां भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो महागठबंधन से आखिर चूक कहाँ हुई? विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? चूक शायद बहुत छोटा शब्द होगा। यहाँ तो रणनीतिक और संगठनात्मक विफलताओं की एक पूरी झड़ी लगी हुई है। अच्छा। सबसे पहली और सबसे तीखी टिप्पणी जो सामने आती है वो है नेतृत्व की प्रतिबद्धता और उनके रवैये पर। रवैये पर? इसका क्या मतलब है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। कहा गया है कि एनडीए के नेता राजनीति को एक फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं। मतलब 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में। हाँ, वहीं विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं के लिए ये एक पार्ट टाइम शगल या हॉबी जैसा लगता है। पार्ट टाइम शगल, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। क्या इसकी कुछ ठोस उदाहरण भी सामने आए हैं? हाँ, और वो हैरान करने वाले हैं। जैसे चुनाव के ठीक बीच में जब हर एक दिन कीमती होता है। हाँ, राहुल गांधी का 59 दिनों के लिए पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाना। 59 दिन चुनाव के बीच में? जी, वो कहाँ गए, क्यों गए, ये किसी को नहीं पता। ये तो किसी भी कैंपेन के लिए एक तरह से आत्मघाती है। और स्थानीय नेतृत्व का क्या? तेजस्वी यादव तो मैदान में थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित ना होने पर तेजस्वी यादव कथित तौर पर 20 दिन तक नाराज होकर घर बैठ गए थे। 20 दिन तक? हाँ, अब आप सोचिए, जब आपके सबसे बड़े सेनापति ही मैदान से गायब रहेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बना रहेगा? ये तो नेतृत्व के स्तर पर भारी चूक लगती है। क्या गठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं था? बिल्कुल ठीक नहीं था। सीटों के बंटवारे को लेकर जो विवाद था वो बंद कमरों में सुलझने के बजाय सड़क पर आ गया। अच्छा। हालत ये हो गई कि 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। मतलब गठबंधन के साथी ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, और नतीजा क्या हुआ? वे सभी 11 सीटें हार गई। और इसके ठीक विपरीत एनडीए ने अपने मतभेद अगर थे भी तो उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया। बिल्कुल, उन्होंने एक एकजुट तस्वीर पेश की। तो संगठन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हाँ। लेकिन उनके प्रचार और मुद्दों का क्या वो जनता की नब्ज पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे? ऐसा ही लगता है। पहली बात, जनता से एक तरह का कटाव साफ दिखा। वो कैसे? विपक्ष बार बार ईडी, सीबीआई, अडानी अंबानी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे उठाता रहा, जिन्हें जनता दूसरे राज्यों के चुनावों में पहले ही कई बार नकार चुकी। हाँ, इन मुद्दों को बार बार सुनने से लोगों में झुंझलाहट पैदा हुई। उन्हें लगा कि विपक्ष को उनके स्थानीय मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ गलतियां हुई। हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हुई जिन्हें सेल्फ गोल कहा जा सकता है। जैसे छठ मैया पर की गई एक टिप्पणी। आप बिहार में राजनीति कर रहे हैं और वहां के सबसे बड़े पवित्र पर्व पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, तो इससे बहुसंख्यक समाज का नाराज होना स्वाभाविक था। बिल्कुल, ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वादों को लेकर भी विश्वसनीयता का संकट था, जैसा कि बताया जा रहा है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था वो अभी भी लोगों के जहन में था कि वो पूरा नहीं हुआ। और इस बार उन्होंने सीधे 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर दिया, जिस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। उल्टे जब उन्होंने नीतीश सरकार द्वारा दी गई 5 लाख नौकरियों का श्रेय लेने की कोशिश की तो वो दांव भी उल्टा पड़ गया। जनता को पता था कि ये नौकरियां किसने दी, और इसे एक तरह की राजनीतिक बेईमानी के तौर पर देखा गया। और लालू राज का बोझ, क्या वो अब भी आरजेडी के लिए एक मुद्दा है इतने सालों बाद भी? बहुत बड़ा मुद्दा। जंगल राज की यादें आज भी लोगों, खासकर एक खास उम्र से ऊपर के लोगों के मन में ताजा हैं। वो उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, और एनडीए ने इस डर को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आरजेडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नेताओं की व्यक्तिगत छवि और उनके तौर तरीकों पर भी कुछ टिप्पणियां हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि आज का वोटर नेताओं की हर हरकत पर कितनी पैनी नजर रखता है। जमीनी मुद्दों को उठाने की बजाय राहुल गांधी का कभी मछली पकड़ना या कभी पानी में छलांग मारना, इन हरकतों को ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीरता से नहीं लिया गया। लोगों ने इसे बचकानापन माना। अच्छा, इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ताओं को लेकर भी कहा गया है कि वे टीवी बहसों में बिल्कुल भी प्रभावी नहीं थे, अक्सर बिना तर्क के आक्रामक हो जाते थे, जिससे पार्टी की छवि को और नुकसान हुआ। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटे तो बिहार चुनाव 2025 का नतीजा बहुत साफ नजर आता है। हाँ,
एक तरफ एनडीए की एक सदी हुई पेशेवर और 24x काम करने वाली मशीन थी, जिसके पास सामाजिक समीकरणों का एक नया फॉर्मूला, महिला शक्तिकरण पर जोर और विकास और स्थिरता का एक स्पष्ट संदेश था। और दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ दिशाहीन विपक्ष था, जो नेतृत्व संकट, संगठनात्मक कमजोरी और जनता से कटे हुए मुद्दों से जूझ रहा था। ये चुनाव आखिरकार यही साबित करता है कि बिहार का जनादेश सिर्फ जाति का नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और सबसे बढ़कर एक ठोस और विश्वसनीय नेतृत्व पर भरोसे का भी जनादेश था। बिल्कुल, ये विश्लेषण राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, संगठन और अथक मेहनत। और शायद यही आज की राजनीति का नया सच है। ऐसे में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में भारत की राजनीति में चुनाव जीतना केवल लोक लुभावन वादों और विचारधारा पर नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह जमीनी स्तर पर की गई अथक मेहनत, डेटा विश्लेषण और कुशल प्रबंधन पर ज्यादा निर्भर करेगा? क्या राजनीति अब करिश्मे से ज्यादा मैनेजमेंट का खेल बनती जा रही है? आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।